हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। कार्य शक्ति और ऊर्जा हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ा है। कार्य जहाँ भी बल लगेगा और विस्थापन होगा वहाँ कार्य होगा। किसी भी स्प्रिंग द्वारा कार्य, स्प्रिंग द्वारा कार्य, मान लीजिए स्प्रिंग है ये, जो एक फिक्स जगह से कसी है। यदि इस स्प्रिंग पर बल लगा के इसे हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो जितना ही बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर की ओर तनाव पैदा होगा। यानी ये स्प्रिंग अपनी वृद्धि का विरोध करेगी। अगर इसको हम दबाते हैं तो ये स्प्रिंग फैलने की कोशिश करेगी, यानी अपने संपीड़न का विरोध करेगी। और ये जो संपीड़न या वृद्धि होती है, जैसे जैसे बल हम लगाते जाते हैं, ये बल तो परिवर्ती बल है, स्थिर बल नहीं है। जैसे जैसे बल का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी वृद्धि होती जाती है। और जैसे जैसे इसमें खिंचाव पैदा होता जाता है, इसके अंदर में तनाव पैदा होता है। स्प्रिंग लगाए गए बाह्य बल का विरोध करती है और उस जो विरोध करने का बल है उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। वो ठीक लगाए गए बल के बराबर होता है। तो यदि स्प्रिंग पे जो हम बल लगाते हैं, जितना ही ज़्यादा खिंचाव पैदा होगा, इसमें वृद्धि होगी या संपीड़न होगा, उसी के अनुक्रमानुपाती होता है स्प्रिंग में पैदा होने वाला प्रत्यानयन बल। तो स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स वो बल जो उसको पुरानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसको अगर हम दबाएं तो बाहर जाने की कोशिश करेगी, यानी फैलने की कोशिश करेगी। इसको फैलने के लिए जो बल अंदर लगता है वो हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत लगता है, उसी को हम प्रत्यानयन बल कहेंगे। इसी प्रकार से इसको खींचते हैं तो जो बल हमने लगाकर इसको खींचा उसके विपरीत इसके अंदर बल काम करता है और ये ठीक इसी के बराबर रहता है। इसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। यही है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल चूंकि लगाया गया बल और इसमें होने वाली वृद्धि अनुक्रमानुपाती है, इसलिए यह प्रत्यानयन बल भी स्प्रिंग की वृद्धि, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है और उसकी विपरीत दिशा में होती है। यानी अगर ये स्प्रिंग फैलती है तो ये बल इस दिशा में काम करेगी, अगर संपीड़ित होती है तो बल प्रत्यानयन में बाहर की ओर काम करेगा। इसलिए स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल स्टोरिंग फोर्स F इज यानी प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती X, जहां X स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन और इसलिए F इक्वल टू एक स्थिरांक X के एक स्थिरांक है जो स्प्रिंग के ऊपर निर्भर करता है। ये स्प्रिंग के पदार्थ पर नहीं निर्भर करता। एक ही पदार्थ की बनी हुई अलग अलग स्प्रिंगों का स्प्रिंग नियतांक अलग अलग होगा। ये निर्भर करता है स्प्रिंग कितनी टाइट है, कितनी मुलायम है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है। इसलिए इसको स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। ये स्प्रिंग बल नियतांक है या स्प्रिंग नियतांक है। स्प्रिंग नियतांक किसी भी स्प्रिंग में एकांक वृद्धि के लिए जितना प्रत्यानयन बल पैदा होता है या जितने बल की आवश्यकता होती है
किसी स्प्रिंग में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक बल का परिमाण उस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है। स्प्रिंग नियतांक से हमें पता है कि K इक्वल टू एफ अपान एक्स, दैट इज न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका मात्रक है। अब किसी स्प्रिंग में स्प्रिंग द्वारा होने वाला कार्य स्प्रिंग में बल प्रवृत्ति लगता है। जो स्प्रिंग में बल है वो परिवर्तित होता रहता है और स्प्रिंग बढ़ती जाती है। अगर फिक्स बल लगा देंगे उतना बढ़ करके रुक जाएगी। इसलिए जो स्प्रिंग में बल कार्य करता है वो परिवर्ती रहता है। स्प्रिंग में बल परिवर्ती लगता है और इसलिए स्प्रिंग द्वारा कार्य स्प्रिंग की प्रारंभिक अवस्था से स्प्रिंग की अंतिम अवस्था तक वृद्धि करने में कार्य बराबर एफ dx या एक्स आई एक्स एफ का मान बराबर है माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के एक्स dx बराबर माइनस के इसका समाकलन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक बार इसकी जगह एक्स एफ रखेंगे, एक बार एक्स आई रखेंगे। ये 2 तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो ये आ गया है माइनस 1/2 यस एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। जो बराबर आया, माइनस को अंदर ले जाएं तो हो गया 1/2 के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एस एफ का स्क्वायर। यही है किसी स्प्रिंग द्वारा होने वाला कार्य। अब यहां पर यदि एक्स आई बराबर 0, मान लिया ये इसकी इनिशियल स्टेज सामान्य अवस्था है, स्प्रिंग में न संपीड़न है और न इसमें फैलाव है,
अपनी सामान्य अवस्था में है, एक्स आई बराबर 0। अब स्प्रिंग को चाहे आप फैलाएं और चाहे स्प्रिंग को आप खींचें, एक्स आई बराबर 0 हो जाएगा। तो यदि एक्स आई बराबर 0 तथा एक्स एफ को हमने एक्स रखा और इसीलिए डब्लू बराबर 1/2 के एक्स आई बराबर 0 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस इसलिए कि जब स्प्रिंग को हमने बाहर को खींचा तो ये प्लस हो गई। मान लिया ये स्प्रिंग है, ये इसकी सामान्य अवस्था है, एक्स बराबर 0, जिसे हम कहते हैं एक्स आई। अब इसको अगर हम यहां खींचते हैं तो ये यहां पर ये जो स्थिति आई ये प्लस एक्स है और इसको संपीड़ित कर दिया, यहां आ गई तो ये माइनस एक्स है। तो चाहे इसको संपीड़ित करें चाहे इसको एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, ये इसका संपीड़न हुआ। संपीड़न और ये इसका खिंचाव हो गया। अब वृद्धि कहिए, वृद्धि तो माइनस प्लस रख दिया, इसका स्क्वायर आएगा तो वो माइनस ही आएगा, इसलिए डब्लू बराबर -1/2 के एक्स स्क्वायर। यही किसी स्प्रिंग द्वारा होने वाला कार्य है। यदि मान लीजिए किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 50 न्यूटन प्रति मीटर है, यदि के बराबर 50 न्यूटन प्रति मीटर तो दस सेंटीमीटर विस्थापन पर कार्य ज्ञात करो। W बराबर -1/2 के एक्स स्क्वायर, -1/2 के इस 50 न्यूटन प्रति मीटर, एक्स इसको 10 सेंटीमीटर 10/100 इंटू 10/100 बराबर हुआ -2.25 जूल। .25 जूल। इससे भाग दिया, ये हो गया 0.5, फिर 2 से भाग दिया तो 0.25 हो गया। तो जो स्प्रिंग के विस्थापन में 5 सेंटीमीटर का अगर विस्थापन 10 सेंटीमीटर का हुआ तो होने वाला कार्य बराबर होगा 0.25 जूल। यहां पर एक बात और भी हम लोग जान लें
कि जो बल होते हैं वो दो प्रकार के बल क्षेत्र होते हैं या दो प्रकार के बल होते हैं। एक बल तो वो होते हैं कि जो अगर किसी भी वस्तु में विस्थापन करते हैं तो जो होने वाला कार्य है वो विस्थापन के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, उसे संरक्षी संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, वह बल जिसके द्वारा होने वाला कार्य वह बल जिसके द्वारा होने वाला कार्य परिवर्तन या विस्थापन या परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। होने वाला कार्य विस्थापन के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ तक उसको विस्थापित होना है, ये ए से लेकर के बी तक आना है, तो चाहे वो इस मार्ग से होके आए, चाहे वो सीधा आए, चाहे यहाँ से होके आए, इन सभी मार्गों पर कार्य एक ही होगा। जबकि ये मार्ग अलग अलग हैं, कार्य इन मार्गों पर निर्भर नहीं करता, कार्य निर्भर करता है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। ये आपका मार्ग 1 है, मार्ग 2 है, मार्ग 3 है। कार्य केवल ए एवं बी पर निर्भर करता है। वो किस मार्ग से आप गए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मार्ग से भी कार W आएगा, इससे भी कार W आएगा और इससे भी कार W ही आएगा। तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं। अब ये संरक्षी बल हमारा गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है, विद्युतीय बल भी संरक्षी बल है, चुंबकीय बल भी संरक्षी बल है। यहाँ पर कार्य में यदि हम गुरुत्वीय बल को देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी एक विस्थापन के लिए मार्ग चाहे कुछ भी हो, कार्य उतना ही होगा। उदाहरण के तौर पर यदि हमारा तिरछी ऊंचाई है और यहाँ तक किसी वस्तु को आना है, अब इसका तरीका यह है कि एक तो इसको सीधा इधर से इधर तक ले जाएं, दूसरा इसका तरीका यह है कि इसको यहाँ से हम यहाँ तक ले आएं और फिर यहाँ से यहाँ तक ले आएं।
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक। लेकिन कार्य यहाँ से यहाँ तक आने में इतना ही होगा। ये यहाँ से यहाँ ऊंचाई है h और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है x। ए से सी तक ये यम द्रव्यमान का पिंड है। यम द्रव्यमान को ले जाने में कार्य यहां से यहां तक आने में कार्य ए से बी और बी से सी, यानी कार्य W बराबर होगा WAB प्लस WBC या W बराबर WAB। यहां से लेकर यहां तक कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब पिंड को हम A से B तक लाते हैं तो कोई बल नहीं कार्य करता। जो बल कार्य करता है वो पिंड का नीचे की ओर कार्य करता है, बल की दिशा नीचे की ओर है और विस्थापन उसके लंबवत दिशा में है। तो WAB यहाँ से लेकर यहाँ तक काम 0 होगा। फ्रॉम A to B वर्क इज 0, क्योंकि काम बराबर होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन का कोई ना कोई घटक होना चाहिए। यहाँ पर बल नीचे की ओर है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और हम चल रहे हैं क्षैतिज दिशा में। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्षैतिज के लंबवत रहता है। इनके बीच में 90 अंश का कोण है। जब इनके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा तो cos 90 बराबर 0, इसलिए WAB बराबर 0। और BC में हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसलिए आदमी द्वारा जो कार्य होगा वो बल लगाया उसने mg और इतनी ऊंचाई तक ऊपर गया, इतना विस्थापन हुआ mgh और इसलिए कार्य बराबर हुआ mgh। तो यदि हम इधर से इधर गए तो होने वाला कार्य बराबर होगा mgh। अगर हम इस दिशा में बल लगा करके गए, इस दिशा में, तो इस दिशा में जाने पर भी इसके 2 विस्थापन के घटक हैं। एक तो ये यहाँ से इसके सामने पहुँचा है अर्थात क्षैतिज दिशा में विस्थापन हुआ है, दूसरा ये क्षैतिज से इतना ऊपर की दिशा में गया है। इसलिए इस दिशा में लगे हुए बल को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इस दिशा में हो जाएगा AB cos थीटा और उस दिशा में हो जाएगा AB sin थीटा। AB cos थीटा लंबवत है इसलिए 0 हो जाएगा, इस दिशा में कोई भी विस्थापन नहीं और इस दिशा में बल काम करता है इसलिए बराबर आएगा mgh। इसलिए तिरछा जाएं, चाहे इधर से घूम के जाएं, चाहे यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ आएँ, चाहे कहीं और चले जाएं और यहाँ से घूम करके ऐसे आए, लेकिन जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है वो h ही हो रहा है, इसलिए होने वाला कार्य उतना ही होगा। इसलिए ये हमारा जो गुरुत्वीय बल है ये संरक्षी बल है। अब यहाँ पर किसी भी रास्ते से आप जाएं, लेकिन कार्य आपको mgh ही आएगा, क्योंकि जिस दिशा में बल कार्य करता है mg, उस दिशा में जो विस्थापन है वो h है। अब एक दूसरा है असंरक्षी बल। असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वह बल जिसको द्वारा होने वाला कार्य विस्थापन के मार्ग पर निर्भर करता है, विस्थापन के मार्ग पर निर्भर करता है।
उसे हम असंरक्षित बल कहते हैं। और ऐसा होता है जहां घर्षण लगता है, घर्षण बल या शान बल। अगर आप पानी में एक तरफ गए तो आपको शान बल लगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, वापस आएंगे तो वो कार्य आपको वापस नहीं मिलेगा, फिर आपको कार्य करना पड़ेगा। इसलिए इसका उदाहरण है घर्षण बल, शान बल, ये सभी असंरक्षित बल हैं। अब आप किसी चीज पर अगर आप बल लगाते हैं, घर्षण बल इधर को काम करेगा, इधर को आप बल लगाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, फिर आप इधर को आएंगे तो फिर आपको कार्य करना पड़ेगा, घर्षण बल पीछे को काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने काम किया, ऊर्जा खर्च की, वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक गए फिर आप वापस आ गए तो जो कार्य आपने खर्च किया था वो वापस मिल जाएगा। अर्थात किसी एक चक्र में होने वाला काम संरक्षित बल में 0 रहता है। संरक्षित बल में एक चक्र में होने वाला कार्य 0, लेकिन यहाँ चक्र में होने वाला कार्य 0 नहीं होता। तो इसलिए घर्षण बल और शान बल ये असंरक्षित बल हैं। अब इसके बाद शक्ति। शक्ति कार्य करने के समय दर को ही शक्ति कहते हैं। यानी एकांक समय में कोई एजेंसी, कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है, उसे ही हम शक्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में, एकांक समय में होने वाले कार्य के समय दर को। किसी वस्तु के कार्य करने के समय दर को उसकी शक्ति कहते हैं। शक्ति या पावर कहते हैं। मान लिया किसी वस्तु को चलाने में कार्य W हुआ, यदि डेल्टा T समय में कार्य बराबर डेल्टा W, तो 1 सेकंड में कितना होगा, उसी को हम शक्ति कहेंगे। क्योंकि हर समय में अलग अलग काम की मात्रा होगी, इसलिए हम एवरेज समय निकालते हैं, एवरेज शक्ति। इसलिए औसत शक्ति, इसलिए औसत या माध्य शक्ति P एवरेज बराबर डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। यदि हम डेल्टा T को बहुत ही छोटा ले लें तो हम किसी भी क्षण पर शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिसे हम कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति। इसलिए किसी क्षण पर शक्ति P इक्वल टू लिमिट डेल्टा T बहुत छोटा हो जाए, टेंस टू 0, नॉट 0, शून्य ना हो। शून्य होगा तो इसका मान निकालना कठिन हो जाएगा। यानी नंबर अपान शून्य, कोई उसको हमारे मैथमेटिक्स में कोई उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए शून्य ना हो, लेकिन ये बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा W अपान डेल्टा T ये बराबर हो जाएगा dW
अपॉन डी टी। पी भी अदिश राशि है, ठीक वैसे जैसे कार अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है। अब यदि यफ बल लगकर, अगर यफ बल लगता है और मान लीजिए किसी भी दिशा में डेल्टा आर या डी आर का विस्थापन होता है, यदि यफ बल द्वारा विस्थापन डी आर, तो कार्य W बराबर एफ डी आर। ये दोनों राशियां वेक्टर राशियां हैं, ये अदिश राशि है लेकिन इनका डाट गुणनफल लेने पर ये अदिश राशि प्राप्त होती है, डाट गुणनफल है। और इसलिए शक्ति P बराबर dW अपॉन dt, ये बराबर हुआ F dr अपॉन dt। इधर W का लिया, F को बाहर निकाला, क्योंकि समय के साथ dr का परिवर्तन dr बाई dt, और dr बाई dt कहते हैं वेलोसिटी को, इसलिए P बराबर हुआ F इंटू V। ये वेलोसिटी और बल के डाट गुणनफल के बराबर होता है। डाट गुणनफल इसलिए क्योंकि अदिश राशि है, इसलिए इसके ये डाट गुणनफल के बराबर होगा। मान लीजिए ये एक बल है जो परिवर्ती बल है, जो दूरी पर निर्भर करता है। यदि F बराबर माइनस k अपान एक्स स्क्वायर x दिशा में विस्थापन करता है, x बराबर 2a से 5a तक विस्थापन में कार्य निकालो। हमको कार्य निकालना है x बराबर 2a से x बराबर 5a तक इस बल ने विस्थापन किया x दिशा में, तो कितना कार्य किया? कार्य ये
परवर्ती बल है, x पर निर्भर करता है, इसलिए कार्य W बराबर समाकलन x बराबर 2a से लेकर x बराबर 5a तक इसको विस्थापन करेंगे, माइनस के अपान एक्स स्क्वायर dx या कहिए एफ डी एक्स जो बराबर हुआ 2a से लेकर 5a माइनस के अपान एक्स स्क्वायर dx या W इक्वल टू ये हुआ एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे, के बाहर आ जाएगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का 1 अपान एक्स। अगर 1 अपान एक्स का हम अवकलन करते हैं तो ये बराबर आता है एक्स की पावर -1 डी बाई डी एक्स, और इसका अवकलन करेंगे तो घात अवकलन करने पर उसकी जो घात होती है ये घट जाती है, तो एक्स की घात ये -1 है, -1 और हो जाएगी, -2 हो जाएगी और आगे हो जाएगा -1, तो ये हुआ -1/x²। तो 1/x का जो अवकलन होता है वो -1/x² होता है, और इसलिए -1/x² का जो समाकलन होगा वो 1/x होगा, उसी का उल्टा, इसलिए -1/x² का हुआ। -1/x² का होगा 1/x। ये होने वाला कार्य है कि 1/5a माइनस 1/2a, बराबर आया कि घटाया 10a दो 5 यही है वो कार्य जो इस विस्थापन में इस बल के द्वारा हुआ। बल द्वारा होने वाला कार्य -2 -5 -3k अपान 10a। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। पाँच किलोग्राम के पिंड को एक रस्सी में बांधकर नीचे 6 मीटर गहराई तक G/4 त्वरण से ले जाया जाता है। रस्सी द्वारा कार्य ज्ञात करो।
अब यहाँ पर रस्सी का तनाव ज्ञात हो जाए, क्योंकि रस्सी द्वारा पिंड पर लगने वाला बल तो रस्सी का तनाव ही है। तो रस्सी के तनाव द्वारा कितना कार्य होगा, यदि इसका हम देखें, इसका जो बल कार्य कर रहा है रस्सी का तनाव ऊपर को काम करता है टी, पिंड का भार नीचे को काम करता है mg। अभी केवल दो बल काम करते हैं इस पे, एक ऊपर को एक नीचे को। ये नीचे की ओर जा रहा है त्वरण ए, ये बराबर है g/4। इसका जो द्रव्यमान है वो है 5 किलो। इसको नीचे कितना विस्थापित किया जाता है, यानी नीचे यल बराबर है यल या एच, जितना गहराई में ले जाते हैं वो है 6 मीटर। सबसे पहले हम रस्सी का तनाव निकालते हैं। रस्सी के तनाव के लिए इसके ऊपर परिणामी बल दिख रहा है, टी ऊपर को काम करता है, mg नीचे को काम करता है, लेकिन नीचे को जा रहा है, इसका मतलब mg ज़्यादा है और टी कम है। इसलिए परिणामी बल पिंड पर बल mg माइनस टी, ये बराबर होगा m इंटू ए, या mg, m का मान है 5, माइनस टी, m का मान 5 और a का मान g/4। ए का मान दिया है। और इसीलिए रस्सी का तनाव टी को इधर ले आए, प्लस हो गया, ये उधर चला गया, 5g माइनस 5g/4, या t इक्वल टू 3 इंटू 5g/4। 5g यहाँ 1 है, यहाँ 5g/4 है, तो 5g को बाहर निकाल लिया कॉमन, तो बचा आपका 1 - 1/4 बराबर 3/4। हमको ये t का मान ज्ञात हो गया, इसलिए t बराबर 15/4 इंटू g इक्वल टू 10। ये 37.5 न्यूटन ये इसका रस्सी का तनाव हो गया। इसलिए रस्सी के तनाव के द्वारा कार्य, रस्सी द्वारा कार्य W बल
यानी टी, विस्थापन यानी एच, और उनके बीच कोण, तनाव ऊपर को लग रहा है और ले जा रहे हैं नीचे को। तनाव ऊपर को है और विस्थापन नीचे को है। टी एवं एच के बीच कोण 180। टी ऊपर को, एच नीचे को, जितना नीचे ले गए एच 6 मीटर, ये नीचे की तरफ है, इसलिए 180 अंश का कोण बनेगा। टी बराबर हुआ 37.5, एच इज इक्वल टू 6 मीटर, और cos 180 इक्वल टू -1। यही कार्य है। $225 न्यूटन। यही है होने वाला कार्य, रस्सी द्वारा होने वाला कार्य, ये रस्सी द्वारा होने वाला कार्य। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।